पास होके दिखाएंगे। Easy answers for those who find it difficult to remember. चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। प्रश्न 1, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? उत्तर, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। कॉर्क की छाल की कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखी। क्वेश्चन 2, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? उत्तर, जैसे ईंटों से दीवारें बनती हैं, कोशिकाओं से हम बने हैं। यह हमारी रचना करती है। कोशिकाएं ही सभी क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, जनन आदि क्रियाएं करती है। उदाहरण है कोशिका का अंडा। अंडा दिखाई देता है, ऐसी कोशिका है और इसका कार्य है ये जनन में सहायक होता है। क्वेश्चन 1, पेज 68। कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। उत्तर, किए जाते हैं परासरण के द्वारा। परासरण का उदाहरण, ये कोशिका है एक। यदि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाए कोशिका के अंदर, उसके द्रव्य में, जीव द्रव्य में, तो और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, तो कहाँ से कहाँ जाएगी? अंदर से बाहर, यानी कि अधिक मात्रा से कार्बन डाइऑक्साइड अपनी कम मात्रा की तरफ जाती है। और क्योंकि एक झिल्ली रास्ते में आती है, अतः ये परासरण का उदाहरण है। क्वेश्चन 2, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली को क्यों कहते हैं? उत्तर, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि नंबर 1, यह झिल्ली केवल कुछ पदार्थों को आने जाने देती है। नंबर 2, बड़े साइज के पदार्थों को ये जाने से रोक देती है। अणुओं को ये जाने से रोक देती है, केवल छोटे साइज के जाने देती है। जैसे कि ये कोशिका बनाई गई है, प्लाज्मा की झिल्ली है, यहाँ पर केंद्रक है, बीच में काला दिख रहा, और ये बड़े बड़े अणु बनाए हैं, ये छोटे छोटे पदार्थ बताए हैं। छोटे अणु कौन से जा पाएंगे? छोटे पदार्थ तो घुस जाएंगे आसानी से, लेकिन बड़े नहीं जा पाएंगे। इनको कौन रोक लेगा? प्लाज्मा झिल्ली, जो कि वर्णात्मक पारगम्य कहलाती है। पेज 70, प्रश्न 1, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर 1, छोटा आकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, 1 से 10 μm। यूकैरियोटिक कोशिका बड़े आकार की होती है, 5 से 100 μm। नंबर 2, केंद्रक झिल्ली नहीं होती यहाँ पर। प्रोकैरियोटी में केंद्रकाय कहलाता है। यहाँ पे जो भी पड़ा होता है यह केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, केंद्रकाय कहलाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक के चारों तरफ प्रॉपर केंद्रक पाया जाता है। आप सीधा ये भी लिख सकते हैं केंद्रक नहीं होता प्रोकैरियोटी में और यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। कई किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, बहुत आसान है ये। नंबर 3, एक ही क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी गुणसूत्र। कई क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। नंबर 4, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बड़े अंगक नहीं होते, यानी डबल झिल्ली वाले, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल झिल्ली होती है, अंदर और बाहर 2 झिल्ली। बड़े अंगक होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, यानी डबल झिल्ली वाले, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि। नंबर 5, उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका का जीवाणु, और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है जंतु, पौधे, मनुष्य आदि। अंतर का छठा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु दिखाया गया यहाँ पर, सीधा लिख सकते हैं केंद्रक नहीं होता। और यह है एक जंतु कोशिका बनाई गई है, इसको पादप भी बना सकते थे, और इन्होंने यहाँ पे केंद्रक झिल्ली बीच में दिखाई गई है। प्रश्न 1, पेज 73, 2 अंगक बताओ जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। उत्तर, नंबर 1 केंद्रक, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों में ही डीएनए यानी आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में भी आनुवंशिक पदार्थ होता है। किसी भौतिक अथवा रासायनिक पदार्थ के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? उत्तर, कोशिका मर जाएगी। उसमें परिवहन नहीं हो पाएगा, आदान प्रदान गैसों का और पदार्थों का नहीं हो पाएगा, तो फाइनली कोशिका मर जाएगी। प्रश्न 3, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? उत्तर,
जब कोशिका को भोजन नहीं मिलता तो लाइसोसोम कोशिका के ही अंगों को खाने लग जाता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इस प्रकार ये कोशिका की मदद ही करता है और उसी के अंगों को खाता है। प्रश्न 4, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? उत्तर, राइबोसोम में प्रोटीन बनते हैं। सीधा सीधा याद रखिए, राइबोसोम में प्रोटीन बनते हैं। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करें। उत्तर, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। नंबर 1, पादप कोशिका की 2 दीवारें होती हैं, भित्ति बाहर वाली और झिल्ली अंदर वाली पतली। जंतु कोशिका में केवल एक दीवार पतली सी होती है, यानी झिल्ली होती है। नंबर 2, पादप कोशिका में रसधानी होती है बहुत बड़ी सी। जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होती, आप ऐसे लिख सकते हैं, होती है नहीं होती आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। नहीं तो कई किताबों में लिखा होता है कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत सारी मिलती हैं किंतु छोटी छोटी। नंबर 3, पादप कोशिका क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक इसके अंदर होते हैं और जंतु कोशिका में नहीं होते। यानी चौथा पॉइंट भी इससे मिला हुआ है और आप अलग बना के नंबर ले लेंगे, आपको फ़ायदा होगा अगर आप अलग बना लेते हैं पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाती है, बना सकती है, जंतु कोशिका नहीं बना सकती। 5वां, पादप कोशिका में बड़ा आकार पाया जाता है, इसका बड़ा आकार होता है। जंतु कोशिका का कंपैरेटिवली तुलनात्मक करें तो छोटा आकार होता है। और छठा पॉइंट है क्लोरोफिल होती है पादप कोशिका में। छठा, जंतु कोशिका का पॉइंट है कि नहीं होती क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित नहीं होता। 7वां, सेंट्रोसोम नहीं होता पादप कोशिका में, यह हिलडुल नहीं सकती, अपने आप चलती नहीं है। लेकिन जंतु कोशिका हिलती डुलती है, चल सकती है, मोटाइल होती है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम होता है। 8वां पॉइंट, यानी पादप कोशिका स्थिर रहती है, जंतु कोशिका अस्थिर और इधर उधर मुड़ वगैरह सकती है, हिल डुल सकती है। पादप कोशिका का 9वां पॉइंट है केंद्रक साइड में होता है इसमें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जंतु कोशिका में केंद्रक सदा आपको मध्य में नजर आएगा, बीच में होता है, बीच में कोशिका के। ये चित्र बनाया गया है पादप कोशिका का और ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे बनाएं, आप गोल भी बना सकते हैं, सिंपल गोल। और देखिए इसमें सेंटर में रसधानी बड़ी सी यानी रिक्तिका दिखाई गई है और लाइसोसोम छोटे छोटे गोले गोले नज़र आ रहे हैं, राइबोसोम नज़र आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नज़र आ रहे हैं, द्रव्य है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक है साइड में हुआ, अंतर्द्रव्य जालिका है जो दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलते हैं, गोल्जी दोनों में मिल जाते हैं, भित्ति और झिल्ली 2 दीवारें मिलती हैं। सेंटर में केंद्रक बनाए जो येलो येलो दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों तरफ थे पादप में, जंतु में झिल्ली इकलौती दीवार है यहाँ पे, अंतर्द्रव्य जालिका वहाँ भी थी, यहाँ पे भी थी, राइबोसोम लाइसोसोम दोनों तरफ थे पादप में भी और जंतु में, गोल्जी दोनों तरफ मिल जाते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों की नेचर में। और कोशिका द्रव्य ये पानी पानी जो दिखाया गया है, सेंट्रोसोम जो यहाँ मिलता है वहाँ नहीं, और इसके द्वारा फ्लैजेला सिलिया आदि चलने फिरने की चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रश्न 2, प्रोकैरियोटी यानी असीम केंद्रक कोशिकाएं यूकैरियोटी यानी ससीम केंद्रक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं? यह उत्तर पहले ही दे दिया गया है, पेज 70 के प्रश्न 1 का हल किया हुआ उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न 3, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? उत्तर, कोशिका आकार नहीं रहेगा, अतः कोशिका मर जाएगी, उसमें आदान प्रदान नहीं हो जाएगा, वस्तुओं का आदान प्रदान पदार्थों का नहीं हो पाएगा, संपर्क टूट जाएगा, अतः फाइनली कोशिका मर जाएगी। प्रश्न 4, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? उत्तर, कुछ पदार्थ नहीं बन पाएंगे, जैसे शर्करा, जटिल शर्करा, पदार्थ पैक भी नहीं हो पाएंगे, जो भी पदार्थ कोशिका बनाएगी वो पैक होने नहीं पाएंगे और फाइनली कोशिका मर जाएगी। प्रश्न 5, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है, बिजली घर कहलाता है और क्यों? उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं क्योंकि नंबर 1, यह ऊर्जा पैदा करता है,
एटीपी के रूप में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक अणु, ऊर्जा देने वाला अणु। नंबर 2, यह उस एटीपी को यानी ऊर्जा को स्टोर भी करता है, उसको संजो कर रखता है। किस लिए? ताकि जब भी कोशिका को कार्य करना हो तो वह इससे ले सके। प्रश्न 6, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? उत्तर, राइबोसोम में लिपिड तथा प्रोटीन बनते हैं। प्रश्न 7, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? उत्तर, साइटोसिस क्रिया के द्वारा अमीबा भोजन लेता है। ये बाहर पानी पानी में भोजन दिखाया गया काला काला सा, और ये झिल्ली है, पतली पतली दीवार, केंद्रक है, द्रव्य है। ये बनाया है चित्र अमीबा का। और अमीबा क्या करता है? कूटपाद बनाता है, मतलब अपनी झिल्ली को आगे बढ़ाकर और अंगुली जैसी संरचना बनाकर, उसी में कोशिका द्रव्य भी चला गया, अंगुलियां बन गई, कूटपाद बन गया, जिसके द्वारा भोजन को वो फाइनली अपने अंदर ले लेता है। देखिए, भोजन अंदर पहुंच गया तो 3 चित्र बन सकते हैं। अब ये कहलाएगी खाद्यधानी, खाद्यधानी, इसके कई नाम हैं, आहार धानी आदि। और इसके अंदर भोजन पहुंच गया है, इसको अब पचाया जाएगा किसके द्वारा? लाइसोसोम के द्वारा, क्योंकि उसमें एंजाइम होते हैं। यहाँ पे ये केंद्रक है, द्रव्य वगैरह है, ये अमीबा है। प्रश्न 8, परासरण क्या है? उत्तर, परासरण की परिभाषा अणुओं का यानी पदार्थ का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा क्षेत्र की तरफ गति करना, किंतु कैसे? एक झिल्ली में से निकलना, एक झिल्ली के द्वारा। यह चित्र परासरण का उदाहरण है। इसमें एक बीकर में एक तरफ जल लिया गया, शुद्ध जल, और एक तरफ कोई भी घोल ले लिया गया। घोल को विलयन बोलते हैं, आपको पता है। शक्कर का घोल ले लो या नमक का घोल ले लीजिए। बीच में एक पतली सी, ये देखिए, झिल्ली दिखाई गई है, दीवार सी, और जल के अणु सदा अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ ट्रैवल करेंगे, गति करेंगे, इसी को परासरण कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 9, ये ए है, बी, सी, डी, ये 4 प्रकार के केसेस दिखाए गए हैं। इसमें आलू डाला गया है। पहले में खाली आलू है और आलू को अंदर से खोखला कर लिया गया है, लेकिन कुछ डाला नहीं गया बीच में, और इसको जल में डाला हुआ है कुछ टाइम के लिए। बी में आलू लिया गया है अंदर से खोखला करके, और उसमें थोड़ी सी चीनी और चीनी वाला पानी कह लो आप, गाढ़ा, और बाहर जल डाल दिया गया है। उसमें इसको डुबो दिया गया है, हल्का आधा तैर रहा है। तीसरा सी, यानी आलू फिर से, लेकिन आलू में नमक डाला है अब की बार, नमकीन पानी, और बाहर जल है। डी, यानी उबला आलू ले लिया, अंदर से खोखला। ये सारे ही खोखले आलू हैं। लास्ट वाले डी में उबला आलू है लेकिन खोखला, और इसके अंदर चीनी डाली गई है और बाहर जल है। 2 घंटे बाद इसका अवलोकन करो। प्रश्न 1, बी तथा सी में खोखले आलू में जल भर गया, वर्णन करो कैसे? ये कैसे हुआ? उत्तर, परासरण के कारण। क्वेश्चन 2, ए आलू प्रयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? उत्तर, जल कोई गति नहीं करता ए वाले प्रयोग में, अतः ए आलू बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कोई गति नहीं हो रही, फिर भी इसे दिखाया गया है। नंबर 3, ए तथा डी आलू में जल नहीं भरा, वर्णन करो। उत्तर, नंबर 1, ए में जल गति नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ समान होगी गति। ए में गति हो तो रही है लेकिन समान गति हो रही है, अंदर भी और बाहर भी जल बराबर मात्रा में जाया जा रहा है, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, बराबरी। नंबर 2, डी में उबालने के कारण आलू की अर्धपरागम्य झिल्ली नहीं रहती, यानी यह आने जाने नहीं देगा वस्तुओं को, यह मरे हुए हैं आलू के कोशिकाएं, अतः इसमें कुछ नहीं होगा, जल नहीं भरेगा।